फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेशी ऊतक किसे कहते हैं, उनकी संरचना को बताएं। तो यहाँ पे लिखा है पेशी ऊतक। क्योंकि पेशी ऊतक जो है वह जंतु ऊतक का एक प्रकार था और जंतु ऊतक के 4 प्रकार थे। पहला था उपकला या एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो हम लोगों ने जंतु ऊतक के 2 प्रकार अर्थात उपकला या एपिथेलियमी ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें पेशी ऊतक के बारे में पढ़ना है, तो पहले कुछ पीछे का रिवाइज हो जाए। जो पहले उपकला एपिथेलियमी ऊतक था वो 4 प्रकार के थे। पहला था सल्की उपकला ऊतक, दूसरा स्तंभाकार उपकला ऊतक, तीसरा क्यूबॉइडल उपकला ऊतक और चौथा पश्चिमाभी उपकला ऊतक। और जो संयोजी ऊतक थे उनके 3 प्रकार थे। पहला था वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक और तीसरा तरल संयोजी ऊतक। जो संयोजी ऊतक का पहला प्रकार था वास्तविक संयोजी ऊतक, उसके 5 प्रकार थे। पहला था एरियोलर ऊतक, दूसरा एडिपोज ऊतक, तीसरा पीला तंतुमय, चौथा श्वेत तंतुमय और 5वां जालवात। जो कंकाल ऊतक थे उसके 2 प्रकार थे। पहला था अस्थि और दूसरा उपास्थि। जो तरल संयोजी ऊतक थे उसके 2 प्रकार थे, एक रक्त और दूसरा लसिका। तो अब तीसरा आ गया पेशी। तो पेशी ऊतक किसे कहते हैं? तो जो हमारी मांसपेशी है उसे पेशी भी कह सकते हैं। पेशी और मांसपेशी एक ही बात है। तो उनमें जो ऊतक पाया जाता है उन्हें हम पेशी ऊतक कहते हैं। और हमें इनकी संरचना को बताना है, यानी कि वो दिखने में कैसे हैं, उनकी आकृति कैसी है, उनकी प्रकृति कैसी है, उनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये उनकी संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो हमें उनकी संरचना को बताना। चलिए हम पेशी ऊतक की संरचना पर चर्चा करते हैं। जो पेशी ऊतक होते हैं वे प्रायः मतलब उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वे लंबी लंबी दिखती है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका के अंदर जो तरल द्रव्य भरा होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। लेकिन पेशी ऊतक के अंदर जो तरल द्रव्य भरा होता है उसका कुछ खास नाम होता है, जिसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। और उस सार्कोप्लाज्म में एक तंतु पाया जाता है, ठीक है ना, धागे की तरह तंतु होती हैं, उसका नाम हो जाता है मायोफाइब्रिल। उसे मायोफाइब्रिल कहा जाता है। और हमारे शारीरिक अंगों में जितनी भी गति होती है, हम चलते हैं, टहलते हैं या दौड़ते हैं या फिर हम हाथ से इतने सारे कार्य करते हैं, वह सब पेशी ऊतक के कारण ही संभव हो पाता है। इसलिए पेशी ऊतक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है पेशी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दें। तो पेशी ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अरेखित या अनैच्छिक, दूसरा रेखित या ऐच्छिक, तीसरा हृदय पेशी। तो बारी बारी से तीनों पर चर्चा करेंगे। पहला था अरेखित या अनैच्छिक पेशी। देखिए इसका नाम ही अनैच्छिक, यानी कि जंतु की इच्छा के अधीन कार्य नहीं करती है। जैसे मतलब हम मनुष्य अपने अनुसार इसे संचालित नहीं कर सकता है। जैसे हमारे आहार नाल है और क्या आमाशय, किडनी, यकृत, ये सभी को मतलब हम खुद से संचालित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, तो इनके जो ऊतक होते हैं, ऊतक चूँकि कोशिकाओं का समूह होता है, तो उनकी जो कोशिकाएं होती हैं और जो उसमें तरल द्रव्य भरा होता है उसे भी सार्कोप्लाज्म, और जो तंतु पाया जाता है उसे मायोफाइब्रिल कहा जाता है, ठीक है। और आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में जो मतलब भोजन का प्रवाह होता है, और जो अनैच्छिक पेशी होती है ना, उसी के संकुचन और प्रसरण के कारण यह संभव हो पाता है। और फिर अगला है रेखित या ऐच्छिक पेशी। देखिए यह हमारी जंतु की इच्छा के अधीन ही कार्य करती है। जैसे हमारे हाथ, पैर एवं गर्दन की मांसपेशियाँ हम इसे मतलब अपने अनुसार ही संचालित करते हैं। और हाँ, यह अनैच्छिक पेशी जंतु अपनी इच्छा से इसे संचालित करता है। और इनकी भी जो ऊतक होते हैं, ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं, और कोशिका के अंदर जो तरल द्रव्य रहता है उसे सार्कोप्लाज्म, जो तंतु पाए जाते हैं उसे मायोफाइब्रिल कहा जाता है। या और अगर हम शरीर का वजन करते हैं तो 50% जो भार होता है वह इसी ऐच्छिक पेशी ऊतक का होता है। और इनकी जो कोशिकाएं और तंतु होते हैं वे एक पतले झिल्ली से घिरी होती है, जिसे सार्कोलेमा कहा जाता है। फिर अगला हृदय पेशी। देखिए हृदय जो है एक खास प्रकार की पेशी से बना होता है, इसका नाम होता है कार्डियक पेशी। यह हमारे शरीर में कहीं भी नहीं पाया जाता है, बस इस पेशी से मतलब जो हृदय होती है उसकी भित्ति बनी होती है, इसलिए इसे सबसे अलग श्रेणी में रखा गया है। जो हृदय पेशी होती है उसे बस हृदय की दीवार या भित्ति ही बनती है। और इनकी भी जो कोशिकाएं एवं तंतु होते हैं वे सार्कोलेमा नामक पतले झिल्ली से घिरी हुई होती है। और इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसे सार्कोप्लाज्म और तंतु को मायोफाइब्रिल कहा जाता है। और इनके प्रत्येक जो होते हैं वह सार्कोलेमा से घिरे रहते हैं, प्रत्येक कोशिका और तंतु सार्कोलेमा से घिरे रहते हैं। और ये जो हृदय है वह हमेशा उसका संकुचन और प्रसरण होता रहता है, जो कि आजीवन चलता है। और यह खून को पंप करता है और शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में खून का मतलब शरीर को पूरे मतलब खून को ना पूरे शरीर में पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। फिर अगला क्वेश्चन तंत्रिका ऊतक क्या है और कहाँ पाया जाता है। देखिए मानव शरीर के जो मस्तिष्क होते हैं, मस्तिष्क अर्थात दिमाग और मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी और जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं वे सब तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। जैसे हमारे शरीर की मूलिकाएं कोशिका है, एक कोशिका है, वैसे जो तंत्रिका ऊतक होती हैं उनकी मूलिकाएं तंत्रिका कोशिका है। और तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जो कि 1 मीटर से भी अधिक लंबी
हो सकती है। और इसका काम होता है मतलब संदेशों का वाहन करना, यानी कि संदेशों को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाती है। तो जब हमें कोई मारता है या फिर कोई टच ही करता है तो हमें कैसे पता चलता है? ये सब तंत्रिका ऊतक के कारण ही होता है। क्योंकि अगर हमें हाथ पर ही कोई मारता है तो हमें पता चल जाता है। इसका कारण यह है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वे हमारे पूरे शरीर में जाल की तरफ फैली हुई है, और हम कहीं पे भी मतलब हमें कोई मारता है तो वहाँ पर की जो तंत्रिका कोशिका होती है वो संदेश को पूरा दिमाग में पहुँचा देती है एकदम तेज़ी से, और यही संदेशों का वाहन करती है। फिर अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन के मुख्य भाग का विश्लेषण करें। जो तंत्रिका कोशिका है, जो कि तंत्रिका ऊतक की सबसे मूल इकाई है तंत्रिका कोशिका, जैसे अंग्रेजी में न्यूरॉन कहा जाता है, हमें इनके मुख्य भाग का विश्लेषण करना है। यहाँ पर तंत्रिका कोशिका का चित्र है, इसको कहते हैं साइटन। ये साइटन है, और जो साइटन है वो तंत्रिका कोशिका उसका सबसे मुख्य भाग होता है, और इसमें एक केंद्रक भी पाया जाता है, और इसमें निसल्स ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं। इसका जो तंत्रिका कोशिका वो बड़े काम करती है, जिससे वह कई बार क्षतिग्रस्त व घायल भी हो जाती है, जिसके कारण उसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है ताकि वह खुद को मतलब फिर से सही कर सके। और जो प्रोटीन है वो तो राइबोसोम बनाता था, और राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर पाया जाता है। तो इसमें ना खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का बहुत ही बड़ा जाल आता है, मतलब इस पूरे में फैला होता है, तो इसी पूरे समूह को निसल्स ग्रेन्युल्स कहा जाता है, और इसके बीच में केंद्रक होता है। साइटन जो होता है वह सबसे मुख्य भाग होता है इस तंत्रिका कोशिका का। फिर अगला है डेंड्राइट्स, जो ऐसे निकले हुए ये सब डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स जो होता है वह जो अन्य तंत्रिका कोशिका, चूंकि एक ही तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक तो नहीं थी, इसमें और भी तंत्रिका कोशिकाएं होगी जो इसे सटी होगी, तो उनमें जो संदेश आएंगे ना वह इसी डेंड्राइट्स द्वारा लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे तंत्रिका कोशिका है, तो मान लीजिए इसके ऊपर भी एक कोशिका होगा, तो इसका जो सबसे निचला भाग है वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जब आ जाता है संदेश, तो ये डेंड्राइट्स उसको ग्रहण कर लेता है, फिर उसको साइटन में भेज देता है। फिर इसका अगला भाग है एक्सॉन। ये तो एक्सॉन, ये जो नलिका गई हुई है इसे एक्सॉन कहते हैं। ये क्या करता है, जब साइटन में संदेश आ जाता है तो फिर ये एक्सॉन ले लेता है, फिर एक्सॉन यहाँ पे लेके उसको पूरा आगे भेज देता है और यहाँ पे कर देता है। फिर यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पे जो दूसरा तंत्रिका कोशिका होगा उसका ये डेंड्राइट्स होगा ना, तो फिर उसको डेंड्राइट्स ले लेता है, फिर इसी तरह अगले कोशिका को देते जाता है, और इस तरह करते करते मस्तिष्क तक वो संदेश पहुँच जाता है। फिर अगला है माइलिन आवरण। ये माइलिन आवरण है, ये जो दिख रहे हैं ये सब माइलिन आवरण है। क्या करते हैं, क्योंकि जो एक्सॉन है वो बहुत ही मतलब पतला तंतु की तरह होता है जिसकी मतलब रक्षा आवश्यक होती है, इसलिए ऊपर एक आवरण लगाता है माइलिन आवरण। लेकिन ये एकल परत नहीं होती है, बीच बीच में संकुचित होती रहती है। जैसे यहाँ पर संकुचित हुआ, फिर यहाँ पर कुछ जगह बच गया जहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वैसे उसी तरह है। तो अब अगला इसका भाग है रेनवियर का नोड। जहाँ पे माइलिन आवरण संकुचित होते हैं, जैसे यहाँ पर संकुचित हुए हैं, तो यहाँ पर तो ये तो नहीं है माइलिन आवरण, यहाँ पे तो नहीं, बस इतना ही दूर तक है ना, तो यहाँ पर जो नहीं रहता है इसी स्थान को कहा जाता है रेनवियर के नोड। ठीक है, और फिर इसका अगला भाग है सिनेप्स। सिनेप्स उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे एक न्यूरॉन का जो सबसे निचला भाग होता है, जो एक्सॉन का सबसे निचला भाग होता है वो, और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स मिलता है उसी स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ही एक्सॉन का सबसे निचला भाग है, तो यहाँ पर भी कोई दूसरी कोशिका का तो डेंड्राइट्स मिला होगा, तो उसी स्थान को सिनेप्स कहा जाता है।